बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सेकंड ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 12 और आज का टॉपिक है आइसोमरिज्म। कल वाला टॉपिक, कल हमने आइसोमरिज्म में ऑप्टिकल आइसोमरिज्म डिटेल के साथ डिस्कस की। आज हम ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म पे बात करेंगे। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या है? द स्टीरियोमर्स हैविंग डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, the stereomers having different arrangement of atom due to restricted rotation about a double bond in open chain compounds are known as cis trans isomers or metric isomers। क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन की वजह से एटम्स की या ग्रुप्स की डिफरेंट अरेंजमेंट जो है उसको हम क्या नाम देते हैं? सिस ट्रांस आइसोमर्स और ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स जिनमें ग्रुप्स की या एटम्स की क्या हो, डिफरेंट अरेंजमेंट हो, किस वजह से? ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन ना होने की वजह से, रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होने की वजह से। तो कहाँ पर? ओपन चेन कंपाउंड्स में। ऐसे स्टीरियो आइसोमर्स को कहते हैं सिस ट्रांस आइसोमर्स या ज्योमेट्रिक आइसोमर। और ये फिनोमेना क्या कहलाता है? जो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म। अच्छा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ओपन चेन जो कंपाउंड्स हैं उनमें क्या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म हो सकती है या नहीं हो सकती। अच्छा, उसके लिए ये ओपन चेन अल्केन एक कंसिडर करें। ये ब्यूटेन है, CH3 CH2 CH2 CH3। इसमें आप देखें ये कार्बन 2 और कार्बन 3 है। तो इसमें अगर हम इस मॉलिक्यूल की रोटेशन देखें तो क्या होगा? ये जब कार्बन 2 और कार्बन 3 रोटेट करेंगे तो CH3 ग्रुप भी जो है, कार्बन 2 जब रोटेट करेगा तो क्या होगा कि ये CH3 ग्रुप भी यहाँ रोटेट कर देगा। इससे क्या हुआ कि जो स्ट्रक्चर 1 है वो स्ट्रक्चर 2 में चेंज हो गया। ठीक है, अब स्ट्रक्चर 2 वापस स्ट्रक्चर 1 में भी क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे ग्रुप्स की पोजीशन कोई फिक्स नहीं है। यहाँ पे उनकी अरेंजमेंट एक लम्हे एक है तो नेक्स्ट मोमेंट जो है वो फ्री रोटेशन की वजह से क्या हो जाएगी? इंटरकन्वर्टेबल है, यानी चेंज होती रहती है। इसका मतलब है कि यहाँ कोई किसी किस्म की रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है। और चूंकि रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन नहीं है तो ग्रुप्स की डिफरेंट पोजीशन का कोई मतलब नहीं है। यही वजह है कि अल्केन्स जो हैं, सो अल्केन्स ड्यू टू फ्री रोटेशन क्या नहीं शो करते? ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म या सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करते। जी, तो सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड्स के बाद जो कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करते, यानी अल्केन्स जो कि सिस ट्रांस आइसोमरिज्म या ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म शो नहीं करते, हम बात करते हैं एक मॉलिक्यूल 2 ब्यूटीन पे। अब इस कंपाउंड का नाम क्या है? 2 ब्यूटीन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3। और ये जो कंपाउंड 2 ब्यूटीन है इसमें कार्बन 2, ये वाला जो कार्बन है ये कार्बन 2 है और ये वाला कार्बन 3। तो कार्बन 2 और कार्बन 3 जो हैं वो चूंकि डबल बॉन्ड बना रहे हैं तो दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, दे आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वो क्या कंटेन करता है? ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है वो क्या कंटेन कर रहा है? एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड। अब जो सिग्मा बॉन्ड है वो कैसे बनता है? formed by linear overlap of sp2 hybrid orbitals of C2 and C3। यानी कार्बन 2 और कार्बन 3 के जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो लीनियर ओवरलैप करके क्या बनाते हैं? सिग्मा। और पाई कैसे बनता है? जबकि पाई बनता है पैरेलल ओवरलैप से ऑफ p ऑर्बिटल्स। और ये p ऑर्बिटल्स जो हैं ये हाइब्रिड नहीं होते, ये कैसे होते हैं? अनहाइब्रिड। इसका मतलब है कि जो कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है दैट कंटेन 1 सिग्मा एंड 1 पाई। सिग्मा जो है वो कैसे बन रहे हैं? sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के लीनियर ओवरलैप से, जबकि पाई बॉन्ड कैसे बन रहा है? p ऑर्बिटल्स के पैरेलल ओवरलैप से। अब जो पाई बॉन्ड की प्रेजेंस है यहाँ पे वो क्या कर देती है? दैट लॉक्स द मॉलिक्यूल इन फिक्स पोजीशन। वो मॉलिक्यूल को ना एक फिक्स पोजीशन में क्या कर देती है? लॉक कर देती है। ये ऐसे ही है, दो रॉड्स हो आपके पास विद होल्स, तो उसमें एक नेल फंसा दे। अब उनको आप क्या कर सकते हैं? घुमा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर उन रॉड्स में दो नेल फंसा दें, ठीक है, अब क्या है? अब आप इन दोनों में से किसी को भी नहीं घुमा सकते। क्यों? क्योंकि इसको तोड़े बगैर या इसको निकाले बगैर आप उसको नहीं घुमा सकते। तो बिल्कुल इसी तरह से
क्या करता है, पाई बॉन्ड जो है वो क्या कर देता है, मॉलिक्यूल्स के डिफरेंट ग्रुप्स की पोजीशन को क्या कर देता है, फिक्स कर देता है। अब जो कार्बन एटम है अब डबल बॉन्ड C2 और C3 जो है और सारे अटैच्ड ग्रुप्स जो हैं इन दोनों कार्बन के साथ, दे लाई इन सेम प्लेन एंड देयर पोजीशन इज फिक्स्ड। जैसा क्या हुआ कि बाय बॉन्ड बनने की वजह से, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनने की वजह से क्या हो गई कि एक तो ये एक प्लेन में आ गए सारे, ये डबल बॉन्ड है, एक ग्रुप इधर होगा, एक इधर और एक इधर, तो ये सारे एक प्लेन में, वन प्लेन में है, कोई भी आउट ऑफ प्लेन नहीं है। और दूसरा, इनकी पोजीशन जो है यहाँ पे और यहाँ पे क्या होगी, फिक्स हो गई, और ये अपनी पोजीशन से मूव नहीं कर सकते। वजह क्या है, वजह ये है पाई बॉन्ड जिसने इनकी पोजीशन क्या कर दी है, फिक्स कर दी है। अब अगर हम क्या कराना चाहें, फ्री रोटेशन कराना चाहें अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो फिर क्या करना होगा हमें, हमें पाई बॉन्ड को ब्रेक करना होगा, या पाई बॉन्ड को ब्रेक होना होगा अगर क्या होनी है, फ्री रोटेशन। लेकिन पाई बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 263 किलो जूल एनर्जी चाहिए, जो कि अवेलेबल नहीं होती एट रूम टेम्परेचर, जो कि रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल ही नहीं होती इतनी एनर्जी। ये वजह है कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक नहीं होता, और इन कंपाउंड्स में क्या नहीं होती, फ्री मूवमेंट नहीं हो सकती। लिहाजा जो ग्रुप्स अटैच्ड है, लिहाजा रोटेशन अबाउट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, और जो ग्रुप्स हैं वो अपनी अपनी पोजीशन पे क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, और इन ग्रुप्स की कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस क्या नहीं मुमकिन, फ्री रोटेशन मुमकिन नहीं होती, यानी कि फ्री रोटेशन क्या हो गई है, रिस्ट्रिक्ट हो गई। सो अब वो कंपाउंड जो कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करते हैं, तो उनमें पाई बॉन्ड की प्रेजेंस की वजह से क्या होगी, उनके जो ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन लॉक होगी, फिक्स होगी, अब फ्री रोटेशन मुमकिन नहीं है। और फ्री रोटेशन मुमकिन होने का सिर्फ एक ऑप्शन है कि डबल बॉन्ड टूट जाए, पाई बॉन्ड टूट जाए, और पाई बॉन्ड टूटने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, और इतनी एनर्जी रूम टेम्परेचर पे अवेलेबल नहीं है। यही वजह है कि रूम टेम्परेचर पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अक्रॉस फ्री रोटेशन मुमकिन नहीं होती, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है ये रोटेशन नहीं है। और ये जो फ्री रोटेशन नहीं होती, इसको हम जरा फिगर से भी देखते हैं। जी, तो जरा देखिए कि सिस टू ब्यूटीन में कार्बन टू कार्बन सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन टू कार्बन पैरेलल ओवरलैप के जरिए पाए बॉन्ड, और यहाँ पर देखिए कि दोनों CH3 सेम साइड पे हैं और दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे है। इसका मतलब है कि अगर सिमिलर ग्रुप सेम साइड पे होंगे तो वो क्या होगा, सिस आइसोमर। और यहाँ देखिए कि कार्बन कार्बन के अक्रॉस सिमिलर ग्रुप अपोजिट साइड पे हैं, तो ये क्या है, ये ट्रांस टू ब्यूटेन या ट्रांस आइसोमर है। क्या सिस आइसोमर ट्रांस आइसोमर में और ट्रांस आइसोमर सिस आइसोमर में कन्वर्ट हो सकता है विदाउट बॉन्ड ब्रेकिंग? तो ऐसा मुमकिन नहीं है। उसकी वजह ये है कि अगर एक पी ऑर्बिटल यूं हो, एक पी ऑर्बिटल एक कार्बन का यूं हो और एक का यूं हो, तो इनका इन पी ऑर्बिटल्स का परपेंडिकुलर पोजीशन पे ओवरलैप मुमकिन नहीं होता। क्योंकि ओवरलैप अगर मुमकिन हो तो फिर तो ये मुमकिन है कि ग्रुप्स की पोजीशन चेंज हो जाए और पाई बॉन्ड ना टूटे। इसका मतलब है कि सिस और ट्रांस आइसोमर अगर एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं तो बॉन्ड ब्रेक हो के हो सकते हैं, पाई बॉन्ड के टूटने के बाद हो सकते हैं, अदरवाइज पाई बॉन्ड के होते हुए रोटेशन अक्रॉस कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मुमकिन नहीं होती। अब बात करते हैं थोड़ी सी सिस और ट्रांस आइसोमर्स पे। तो जैसा कि यहाँ ऊपर हमने देखा कि जो दोनों आइसोमर्स हैं ये क्या है, सिस और ट्रांस आइसोमर है। तो ऐसा आइसोमर जिसमें सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो सेम साइड पे हों, तो ऐसे आइसोमर को कहते हैं सिस आइसोमर। और ऐसा आइसोमर जिसमें टू सिमिलर ग्रुप्स जो हैं वो अपोजिट साइड पे हों, एक दूसरे के 180 के एंगल पे हों, तो ऐसे आइसोमर को क्या कहेंगे, ट्रांस आइसोमर। सिस ट्रांस आइसोमरिज्म कब होगी और कब नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, अगर तो आपका अनसैचुरेटेड कार्बन जो है, अनसैचुरेटेड कार्बन एटम जो है वो टू सिमिलर ग्रुप, कोई एक अनसैचुरेटेड कार्बन एटम टू सिमिलर ग्रुप कंटेन करेगा, तो फिर वो कंपाउंड जो है वो सिस ट्रांस नहीं शो करेंगे। जैसे कि ये एग्जांपल देखिए, इसमें ये वाला कार्बन जो है ये दोनों हाइड्रोजन कंटेन कर रहा है, ये कार्बन तो दो डिफरेंट ग्रुप कंटेन कर रहा है, लेकिन ये वाला कार्बन जो है वो दोनों सिमिलर ग्रुप कंटेन कर रहा है, लिहाजा ये कंपाउंड सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। इसको देखिए, यहाँ पे दोनों कार्बन जो हैं वो सिमिलर ग्रुप्स कंटेन कर रहे हैं, लिहाजा ये कंपाउंड भी
सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर क्या जरूरी है कि दोनों कार्बन जो है वो सिमिलर ग्रुप्स जो है वो कंटेन ना कर रहे हो, बल्कि डिफरेंट ग्रुप कंटेन कर रहे हो, तब जो है वो कंपाउंड क्या शो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म। तो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म के लिए जो कंप्लीट कंडीशन है वो अभी हम नेक्स्ट लिखते हैं। जी, तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी ओपन चेन कंपाउंड के लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन टू शो सिस ट्रांस आइसोमरिज्म क्या है कि एक तो दैट शुड कंटेन अ डबल बॉन्ड, और फिर two different groups or substituents must be attached to the carbon carbon double bond। ये सिर्फ डबल बॉन्ड का होना जरूरी नहीं है, बल्कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ दो डिफरेंट ग्रुप्स का अटैच होना जरूरी है कंपाउंड, ओपन चेन कंपाउंड के लिए क्या शो करने के लिए, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने के लिए। तो एक दफा फिर सुन लें कि किसी भी ओपन चेन कंपाउंड के लिए सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करने की जो बुनियादी शर्त है, ये कंडीशन है, वो क्या है कि एक तो उसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, और फिर वो जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उनके साथ दो डिफरेंट ग्रुप जो है वो क्या हो, अटैच हो, तब वो कंपाउंड क्या शो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमरिज्म शो करेगा। इसके बाद हम बात करते हैं, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है स्टीरियो आइसोमरिज्म इन ड्रग डेवलपमेंट। आई डोंट नो कि ये कुछ टाइम के बाद ये स्मार्ट सिलेबस में ये टॉपिक रिमूव ना कर दिया जाए, लेकिन बड़ा मजे का और बड़ा आसान सा टॉपिक है, जस्ट इंट्रोडक्शन है। देखिए, जो हम ड्रग्स या फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स तैयार करते हैं, वहाँ पे जो कैरेलिटी होती है कंपाउंड की, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर होती है उनकी सेफ्टी और एफिशिएंसी या एफिकेसी को मेजर करने के लिए। क्योंकि जो बायोलॉजिकल सिस्टम्स होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ chiral building block drug receptors which acts as a highly specific chiral blocks। अब ये जो ड्रग्स में कायरल सेंटर्स होते हैं, क्या होते हैं, जो आपके बायोलॉजिकल सिस्टम्स हैं वो कंपोज होते हैं, कंसिस्ट कर रहे होते हैं किस चीज पे, कायरल बिल्डिंग ब्लॉक ड्रग रिसेप्टर्स, जो कि एक्ट करते हैं हाईली स्पेसिफिक कायरल लॉक्स के तौर पे। लिहाजा अब जो एक कंपाउंड के टू एनेंशियोमर्स हैं या एनेंशियोमर्स हैं कायरल ड्रग्स के, वो क्या शो करेंगे, डिफरेंट पोटेंशियल और डिफरेंट प्रोफाइल शो करेंगे। यानी कि उनकी जो एबिलिटीज या प्रॉपर्टीज होंगी, उनका जो इफेक्ट्स होंगे, वो एक ही कंपाउंड के कायरल एनेंशियोमर्स के जो इम्पैक्ट्स होंगे, इफेक्ट्स होंगे, या उसका पोटेंशियल होगा, वो डिफरेंट होंगे। यानी कि जो एनेंशियोमर्स होंगे उनकी इफेक्ट सेम नहीं होगी, या उनका प्रोफाइल सेम नहीं होगा। कहाँ पे, लिविंग सिस्टम्स के अंदर। लिहाजा इसलिए इनकी कायरलिटी जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है क्या मेजर करने के लिए कि ये ड्रग किस डिजीज के लिए कितनी इफेक्टिव है, या इसका कोई ऐसा साइड इफेक्ट तो नहीं है जो कि बहुत ज्यादा नुकसानदेह हो, बीमारी छोटी है उसको ठीक करने के लिए एक बड़ा जो है वो मसला क्रिएट कर दे। एक ड्रग है थैलिडोमाइड, ये एक ट्रंकलाइजर है जो कि डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है एज ए रेसमिक मिक्सचर। रेसमिक मिक्सचर मैंने आपको बताया था कि जो 50% आर और 50% एस या 50% डेक्स्ट्रो और 50% लीवो कंपाउंड्स का मिक्सचर होता है, वो क्या होता है, रेसमिक मिक्सचर। ये जो ड्रग थी, दैट वाज सक्सेसफुल नॉन टॉक्सिक सेडेटिव विद नो साइड इफेक्ट्स टू ट्रीट द नोजिया। ये समझा जाता था कि ये ड्रग जो है, ये थैलिडोमाइड, ये नोजिया को ट्रीट करने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी में वुमेन्स में ये नॉन टॉक्सिक है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन लेटर 1960 में ये पता चला कि वो वुमेन्स जिन्हें ये सेडेटिव दिया गया था नोजिया को ट्रीट करने के लिए अर्ली प्रेगनेंसी में, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किए, डिफॉर्म्ड बेबीज प्रोड्यूस किए। यानी ऐसे बच्चे पैदा किए जो कि डिफॉर्म थे, उनकी जो शक्ल सूरत थी वो सही नहीं थी। लिहाजा इसको क्या किया गया, फिर फौरी तौर पे मार्केट से विड्रॉ कर लिया गया। रिसर्च ने ये शो किया कि जो पॉजिटिव आइसोमर है वो क्या था, वो इफेक्टिव और सेफ ट्रिंकलाइजर था, जबकि जो नेगेटिव आइसोमर था वो असल मुजरम था, या वो असल मसला था
क्या किस चीज़ में जो इन्फेंट्स पैदा हुए थे, जो छोटे बच्चे पैदा हुए थे, उनकी डैमेजिंग में, उनकी जो डिफ़ॉर्म बेबीज़ पैदा हुए थे, उनकी डिफ़ॉर्मिंग में किसका रोल था? नेगेटिव आइसोमर का रोल था। ये इनिशियल रिसर्च ने बताया और ओरिजिनल ये सोचा गया शायद पॉजिटिव आइसोमर बनाते हुए नेगेटिव आइसोमर की कंटामिनेशन होगी है प्रोडक्शन लाइन में, कि जहाँ पे बन रहा था इस ड्रग का पॉजिटिव आइसोमर, वहाँ नेगेटिव आइसोमर की क्या हो गई है? कंटामिनेशन हो गई है, जिसकी वजह से ये सारा मसला आया। लेकिन लेटर ऑन रिसर्च ने ये बताया कि रेसमाइजेशन होती है किस चीज़ की? पॉजिटिव आइसोमर की, बहुत जल्दी से जैसे ही वो ब्लड स्ट्रीम में एंटर होता है। इसका मतलब ये था कि इस ड्रग की ना कायरलिटी स्टेबल नहीं थी। इसका मतलब क्या था कि इसकी जो कायरलिटी है वो स्टेबल नहीं थी। पॉजिटिव आइसोमर नेगेटिव में क्या हो जाता था? इंटर कन्वर्ट हो जाता था बहुत आसानी के साथ। तो जैसे कि ये ऑब्जर्व किया गया कि विद इन 10 मिनट जो है रेसमाइजेशन जो है वो अक्कर कर जाती है अबाउट अवर 50%। लिहाजा थैलेडोमाइड के बारे में फैसला हो गया कि दैट विल बी नेवर मार्केटेड अगेन, कि ये कभी फिर मार्केट में नहीं आएगा। अब जाहिर है उसके अल्टरनेट के तौर पे इसकी जो अल्टरनेटिव हैं, although it's analogous with stable chirality being investigated, क्या मतलब है इस चीज़ का? इस चीज़ का मतलब ये है कि इसी तरह की सिमिलर ड्रग्स जिनकी कायरलिटी स्टेबल है और जो कि क्या साबित हो सकते हैं? पॉसिबल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स साबित हो सकते हैं, फिर उन पे रिसर्च की जा रही है या उन पे रिसर्च की गई कि इसके अल्टरनेटिव के तौर पे वो यूज़ कर लिए जाए। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ऑब्जर्व की होगी कि एक ड्रग की कायरलिटी हमने यहाँ देखी, जिसकी वजह से एक इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। तो इसी तरह से बहुत सारी ऐसी ड्रग्स हो सकती हैं कि उनके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट या ऐसे साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं जो बहुत फैटल हो सकते हैं। लिहाज़ा यही वजह है कि ड्रग्स को पहले क्लिनिकल टेस्ट में लेके जाया जाता है कि उनके कोई बहुत डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स तो नहीं है, और फिर जब वो क्लिनिकल जो टेस्ट हैं वो क्लियर करती हैं तो फिर उनको मार्केट किया जाता है। तो कैरलिटी या स्टीरियोकेमिस्ट्री का ड्रग डेवलपमेंट में क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये तो सिर्फ एक ड्रग की कहानी है, बाकी बहुत सारे ड्रग्स में भी इसी तरह की चीज़ें सामने आती हैं। इसके साथ ही जो आइसोमेरिज्म का टॉपिक है वो कंक्लूड हो गया, और आइसोमेरिज्म के टॉपिक के साथ चैप्टर 19 में क्या हो गया? कंक्लूड हो गया, कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 20 स्टार्ट करेंगे।